हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेस। दोस्तों, एबीसी क्लासेज में आपका फिर से एकदम स्वागत है। और जो आज हमारी क्लास है सीईटी इंडिया जीके की, उसका डे है 7। और आज हम इंडिया जीके के टॉप इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो देखने वाले हैं। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सीईटी में इंडिया जीके का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अभी एलडीसी का पेपर लगा है, उसमें इंडिया जीके के सवाल ज्यादा पूछे गए, तो उस हिसाब से क्या अधीनस्थ बोर्ड ऐसे सवाल आपको दे सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। देखिए, सबसे पहला सवाल है, बस्तर का पठार किस पठारी क्षेत्र का भाग है। जो बस्तर का पठार है किस पठारी क्षेत्र का भाग है, ये हमारा सवाल है। देखिए दोस्तों, कुछ जगह इतनी फेमस होती है कि उनके नाम हम अक्सर न्यूज़पेपर में या फिर कोई सार्वजनिक चर्चा है उसमें, हम न्यूज चैनल्स में, सोशल मीडिया पे ऐसे शब्द है वो हम देखते रहते हैं। जैसे बस्तर जो शब्द है वो हम न्यूज़पेपर में बहुत बार पढ़ते हैं कि बस्तर में वो नक्सलियों ने हमला किया, ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इन शब्दों से अपना सामान्य ज्ञान है उसका स्तर बढ़ाना चाहिए कि ये जो शब्द है ये कहाँ से हो सकता है हमारा। तो देखिए, दक्कन का पठार हम सब जानते हैं, जो पूर्वी घाट का वो पश्चिमी घाट का जो एरिया नीचे वाला साउथ के साइड में, वो पूरा दक्कन का पठार है। हाड़ौती का पठार राजस्थान में हम देखते हैं, हाड़ौती का पठार। ठीक है, हमारी जो साउथ का जो भी हमारे दक्षिणी भाग की सारी पहाड़ियां क्या हाड़ौती के पठार की भाग है। मालवा का पठार हम जानते हैं हाड़ौती और इसके साइड में मालवा का है। तो बस्तर का पठार है, इसमें ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दंडकारण्य पठार। ये तो हमने एक अंदाजा लगा लिया कि भैया तो हम दक्कन में कंफ्यूज हो सकते हैं या दंडकारण्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंडकारण्य का पठार। अब देखिए, ये जो पठार है इसकी अवस्थिति की बात कर लेते हैं हम कि ये स्थित कहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, आपकी ये वाला जो एरिया है, ठीक है, मैंने जो रेड रेड एरिया किया है यहाँ पे, ये है, इसको बोलते हैं दंडकारण्य का पठार। अब इस पठार की खासियत बात क्या है कि ये देखिए, ये है दंडकारण्य पठार। इसमें दो राज्य मुख्यतः आते हैं, एक आपके छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा। एक तो ये बात हो गई कि भाई आपसे पूछ ले कि जो दंडकारण्य पठार है उसमें कौन से राज्य शामिल किए जाते हैं, तो एक तो छत्तीसगढ़ और एक ओडिशा। छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बस्तर का पठार। ठीक है, बस्तर पठार बोलते हैं जो छत्तीसगढ़ का पार्ट है उसको। और जो ओडिशा का भाग है उसको बोलते हैं कालाहांडी, कालाहांडी का पठार। ये है ओडिशा वाला भाग। अब देखिए, दोनों ही जगह क्या है कि ये दोनों ही जो पठार आप अलग अलग पार्ट में देख लीजिए या फिर एक पार्ट में दंडकारण्य पठार देख लीजिए, ये खनन के लिए भारत में बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ की बात करें इस एरिया की, बस्तर पठार की, तो यहाँ पे बेलाडीला एक खनन क्षेत्र है, बेलाडीला, जो बहुत फेमस है किसके लिए, लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस क्षेत्र है इस बस्तर के पठार में। एक चीज मैंने आपको एडिशनल ये बता दी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दंडकारण्य का पठार। बाकी की यदि आप लोकेशन देखें, देखिए मालवा का पठार, ये मालवा का पठार है पूरा। ठीक है, जिसमें हम राजस्थान का कुछ भाग, इधर गुजरात का हल्का सा और बाकी एमपी का पूरा हिस्सा है। बुंदेलखंड का पठार ये देख लीजिए। ठीक है, फिर ये छोटा नागपुर पठार है, मैंने आपको बताया था छोटा नागपुर, जिसमें वेस्ट बंगाल है, झारखंड है। ठीक है, और उड़ीसा का जो पूर्वी भाग है वो इसमें शामिल बताया था। दक्कन का ये वाला पठार पूरा, जिसमें आप महाराष्ट्र थोड़ा हल्का जैसे नीचे कर्नाटका का ये भाग देख सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल हमारा, किस नदी को सदानीरा, शालिग्रामी और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, शालिग्रामी, सदानीरा और नारायणी नदी किस नदी के नाम है। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये चारों ही नदियां क्या है, गंगा की सहायक नदियां हैं। ये जो गंगा है मुख्य नदी, उसकी सहायक नदियां हैं चारों। और हमें पूछा है सदानीरा, शालिग्रामी और नारायणी किस नदी को जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपके गंडक नदी। गंडक नदी है उसको सदानीरा, शालिग्रामी और नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंडक की यदि उद्गम की बात करें तो ये नदी आपके नेपाल हिमालय से निकलती है। और मैंने नेपाल हिमालय के बारे में आपको बताया था। नेपाल हिमालय कौन सा हो गया, सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं रिवीजन। सबसे पहले मैंने आपको बताया एक नदी आई सिंधु,
तो सिंधु और सतलज के बीच का जो पार्ट है, मैंने आपको बताया क्या, इसको बोला हमने, इसको बोला कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय। उसके बाद हमने देखा सतलज और काली, इसके बीच का जो पार्ट है उसको हमने बोला कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। और काली, जो काली नदी है, काली और इसके तीस्ता के बीच का जो पार्ट है उसको हमने क्या बोला, नेपाल हिमालय। तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है। लोकेशन की बात करें, देखिए ये गंगा रिवर है, गंगा निकलती है गंगोत्री से, ठीक है। ये गंगा निकली, यमुनोत्री से निकली यमुना। अब गंगा नदी निकलती है, ये मुख्य गंगा, ठीक है। अब ये जो गंडक नदी है ये निकलती है, देखिए नेपाल हिमालय, ये ठीक है। यहीं पे तिस जो आपके काली नदी है वो यहाँ से बहती है। काली नदी के बारे में मैंने आपको बताया था, सरयू पढ़ाया था। तो सरयू नदी को ही हम नेपाल, भारत नेपाल बॉर्डर पे काली नदी कहते हैं। तो यहाँ से ये नदी निकलती है, ठीक है, गंडक। अब ये गंडक निकल के और ये पटना के पास ये मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगली नदी, देखिए घाघरा नदी है। घाघरा का उद्गम कहाँ से है, ये भी देखिए तिब्बत से निकल रही है घाघरा नदी। ये मांगचा चुंग नाम से एक जगह है, वहां से ये घाघरा निकल रही है। तो देखिए घाघरा, गंडक और कोसी, कोसी भी देखिए ऊपर तिब्बत, ये तिब्बत के जो कैलाश मानसरोवर इस साइड से निकल रही है। तो इसमें देखिए जो कोसी नदी है आपके, ये भी तिब्बत वाले पार्ट से निकल रही है। गंडक, घाघरा और कोसी ये तीनों गंगा के बाएं साइड से निकल रही है। देखिए ये गंगा रिवर यहां से निकलती है, गंगा के बाईं तरफ की तीनों नदियां हैं। तो एक नदी बेतवा इसमें मैंने लिख रखी है ऑप्शन में, तो बेतवा निकलती है यहाँ से, कुम्हारा गांव है एक, विंध्याचल जो श्रृंखला है एमपी में, कुम्हारा गांव यहाँ से निकलती है एमपी में। विंध्याचल जो पर्वत है उसका पार्ट है, यहाँ से बेतवा, बेतवा एक साइड, एक ही नदी है इधर से जो यमुना में मिल रही है, ठीक है। बाकी ये तीनों नदियां बाईं साइड से निकल रही है। कोसी को हम बोलते हैं बिहार का शोक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मार्ग परिवर्तन करती है, ये नदी अपना मार्ग परिवर्तन करती है, इसलिए हम कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं, ठीक है। घाघरा और इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा बता ही दिया। अब देखिए एक, हाँ, कोसी की जो मुख्य धारा है, कोसी नदी की, इस मुख्य धारा जब ये निकलती है यहाँ से तो इसको हम बोलते हैं अरुण। एक ये भी आप याद रख लेना, कोसी की जो मुख्य धारा है उसको अरुण बोला जाता है, ठीक है। अगला आंसर, वो अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक बॉक्साइट जो उत्पादन होता है, बॉक्साइट देखिए एल्यूमिनियम का क्या होता है, अयस्क होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम अयस्क से प्राप्त होता है बॉक्साइट। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरा ये देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ओडिशा, ठीक है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन है वो करता है आपके ओडिशा राज्य। सर्वाधिक उत्पादन भी करता है, भंडारण भी उड़ीसा के पास है। और लगभग 76% जो उत्पादन है और भंडारण है इसके पास लगभग वो पाया जाता है। अब देखिए ओडिशा में एक जगह है जिसका नाम है, अभी मेरे नाम याद नहीं आ रहा, कोई नहीं, मैं आपको फिर आगे जब खनन का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें बता दूंगा, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। का नाम है शायद पंचपट्टी माली नाम ऐसे करके है एक जगह, ठीक है। यहाँ पे जो फेमस खनन है बॉक्साइट का वो है। अब आगे देखते हैं अगला सवाल, भारत में कागज का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। भारत में जो कागज का पहला कारखाना है वो कब स्थापित किया गया था, ये श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था। श्रीरामपुर कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल, मान लीजिए कोलकाता बोल सकते हैं उसको उस टाइम के हिसाब से। तो ये कोलकाता में श्रीरामपुर एक जगह है, वहां पे भारत का पहला कागज का कारखाना स्थापित किया गया था। और जो एक नेपानगर है, नेपानगर में क्या है कि भारत का पहला अखबारी कागज का कारखाना यहाँ खुला था। भारत का पहला जो अखबारी कागज होता है, अखबार वाला कागज होता है, उसका कारखाना नेपानगर में। तो अखबारी कागज का पहला कारखाना कहाँ, नेपानगर में। और श्रीरामपुर में भारत का पहला कागज का कारखाना श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं हम अगला सवाल, निम्नलिखित में से असंगत है। प्रमुख बंदरगाह दे रखे हैं और उनकी अवस्थिति पूछिए हमसे।
तो देखिए सबसे पहले है कांडला। कांडला पोर्ट कहाँ पे है? ये गुजरात में है, बिल्कुल सही है, ये हमें पूछा है, असंगत है। कांडला पोर्ट कहाँ पे है? गुजरात में है। उसके बाद है नावा शेवा। नावा शेवा बताया है आंध्र प्रदेश में, ये असंगत है, यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि नावा सेवा है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये है मुंबई में, महाराष्ट्र में है भाई ये। कौन सा? नावा सेवा। इसका पुराना नाम है नावा सेवा। अब इसका नया नाम क्या हो गया है? इसका अभी नया नाम है वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पोर्ट। ये भारत का पहला यंत्र चालित बंदरगाह है। एक तो ये बात है नावा सेवा, और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ये नावा सेवा है। ठीक है, जो कहाँ पे है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, उसके बाद मोरमुगाओ कहाँ पे है? गोवा में, ये भी सही है, मोरमुगाओ गोवा में है। और तूतीकोरिन कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। तो ये हमारे 4 बंदरगाह हमने देखे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट अधिकारिकता प्राप्त है? उच्च न्यायालय यानी आपके उच्च न्यायालय को रिट अधिकारिकता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ये हमसे सवाल पूछा है। देखिए, हाईकोर्ट है उच्च न्यायालय, उसको रिट अधिकारिकता मिलती है अनुच्छेद 226, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 226 क्या है? रिट अधिकारिकता एक उच्च वो हाईकोर्ट को प्रदान करता है। 5 प्रकार की क्या होती है? रिट होती है। 5 टाइप की क्या होती है? रिट होती है। अब देखिए अनुच्छेद 32 जो बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसमें भी 5 प्रकार की रिट बताई गई है। वो किसको मिलती है? सुप्रीम कोर्ट को। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो भी आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूं। सुप्रीम कोर्ट की जो रिट अधिकारिकता शक्ति है या अधिकारिकता है वो हाई कोर्ट से कम है, क्योंकि हाई कोर्ट की जो आर्टिकल 226 के तहत रिट अधिकारिकता की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, क्योंकि इनका आपातकाल में निलंबन नहीं किया जा सकता और इनका किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हाई कोर्ट थोड़ा ज्यादा पावरफुल बनती है। ठीक है, रिट अधिकारिकता के मामले में। तो इसका आंसर हो जाएगा 226। सुप्रीम कोर्ट को जो मिली है वो अनुच्छेद 32 है, हाई कोर्ट को जो मिली है वो अनुच्छेद आपके 226 है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति क्या नहीं है? यानी जो डीपीएसपी जो होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व है, इनकी प्रकृति क्या नहीं है? देखिए सवाल पढ़ो तो ये नहीं है, असंगत है, इन पे थोड़ा गौर लगा के इनको पढ़ लेना। ठीक है, वरना क्या यहाँ पे गलती हो सकती है हमसे। तो डीपीएसपी है, उनको उनकी प्रकृति क्या नहीं है ये पूछा है। देखिए पहला है निर्देशात्मक। निर्देशात्मक होती है क्योंकि राज्यों को एक निर्देश दिया जाता है, राज्य से एक अपेक्षा की जाती है। किसी भी डीपीएसपी में ये लिखा होता है कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, राज्य से ये अपेक्षा की जाती है। ठीक है, निर्देशात्मक है। उसके बाद अनुशंसात्मक, ये भी है कि भाई इनकी अनुशंसाएं वो आगे लागू होनी चाहिए। थर्ड है वाद योग्य। ठीक है, अब ये वाद योग्य नहीं है क्योंकि फंडामेंटल जो राइट है, मूल अधिकार है, उसको लेके तो हम न्यायालय में जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का वोलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है। पर डीपीएसपी को लेके हम न्यायालय में नहीं जा सकते, ये वाद योग्य नहीं है। हमसे यही पूछा कि प्रकृति क्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। शासन के लिए आवश्यक बिल्कुल है। भाई राज्य है, राज्य का मतलब देश या सरकार, वो जब कोई भी कानून बनाता है, कोई भी पॉलिसीज बनाता है, तो इन डीपीएसपी के बारे में सोचता ही है। हमने देखा जो गांधी दर्शन है, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, हमने डीपीएसपी में देखते हैं, और वो ग्राम पंचायतों का हमने गठन भी किया, संवैधानिकता भी दी, वो बहुत सारी चीजें हम शासन के लिए इनको आवश्यक मानते हैं। पर इनको लेके कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। ठीक है, एक डीपीएसपी का जो प्रिंसिपल्स है ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ये भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल यदि बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद आपके 30 से लेके और 51 तक क्या है डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त
का कार्यकाल होता है? हमसे पूछा है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त है, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 5 वर्ष का मतलब ये नहीं कि 5 वर्ष का कोई बच्चा है उसको बना दो। 5 वर्ष का मतलब है या तो 5 वर्ष कार्यकाल हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु हो जाए, जो भी पहले हो जाए इसका मतलब ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब अगला सवाल देखते हैं हम। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? देखिए आप सब जानते हैं अभी जो विधानसभा है उसमें सीटें कितनी है? अभी है 200। हमसे पूछा है जब राजस्थान विधानसभा पहली बार गठित हुई, ठीक है, उस समय कितनी सीटें थी, कितनी सीटों पे, टोटल सीटों पे चुनाव हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 160। हमारी विधानसभा है वो गठित की गई उस समय कितनी सीटें थी? 160। फिर 1977 से क्या हुआ, सीटें हुई 200 सीटें, ठीक है। यदि हम बात करें कि रिजर्व सीटें कितनी है, तो देखिए एससी के लिए जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 34 सीटें रिजर्व है, और अनुसूचित जनजाति है एसटीज, उनके लिए आपके 25 सीट है वो रिजर्व्ड है, ठीक है। ये भी एक डेटा एग्जाम में पूछा जा सकता है। 34 और 25 क्या है? राइट आंसर है। एससी के लिए 34, एसटी के लिए 25। तो 160 सीट है वो प्रथम विधानसभा में थी। 1977 से 200 सीट हो गई, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? देखिए अंतिम बैठक कब हुई? सबसे पहले प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर को। तो 9 दिसंबर को तो अंतिम हुई नहीं, ये हुई प्रथम बैठक। 9 दिसंबर 1946 को हुई प्रथम बैठक। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया। हम देखते हैं हमारा संविधान बन गया। उसके बाद देखिए 22 जनवरी 1947 है, एक 24 जनवरी 1950 है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई आपके 24 जनवरी 1950 को। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतिम बैठक, ठीक है, अंतिम बैठक। ये जो अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, उस दिन दो तीन चीजें और हुई। एक तो हमने राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत को अडॉप्ट किया, ठीक है। एक राष्ट्रीय गान है, इसको अपनाया गया इसी दिन, ठीक है, राष्ट्रीय गान। और एक जो राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो प्रेसिडेंट है, वो किए गए मनोनीत, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट। ये चीजें इस दिन हुई, ठीक है। बाकी अंतिम बैठक है 24 जनवरी 1950 को, प्रथम है 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी को हमारा लागू होता है। 22 जनवरी 1947 को क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट डेट है ये भी, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव है वो स्वीकार किया जाता है इस तारीख को। उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था उसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तुत होता है। ये चार कुछ डेट्स है संविधान सभा में जब हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव है वो, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब हुआ था? वो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत होता है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अगला सवाल हम देखते हैं। किसने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपके विनायक दामोदर सावरकर, यानी वीडी सावरकर। इन्होंने जो 1857 की क्रांति है उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, और इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखी इस पे 1857 की क्रांति पे। मैंने पहले सवाल भी करवाया था जिसमें ये बताया था, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं। सरदार पटेल सर्वप्रथम गांधी जी के किस आंदोलन से जुड़े थे? ठीक है, ये हमारा सवाल है कि गांधी जी के किस आंदोलन से सरदार पटेल सर्वप्रथम जुड़े थे। उसके बाद जब इस आंदोलन से जुड़े थे तो सरदार पटेल गांधी जी के अनुयायी बन गए थे, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। और इसका जो राइट आंसर है वो है खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। ये हुआ 1918 में। सरदार पटेल है वो गांधी जी से इस सत्याग्रह के माध्यम से जुड़े। खेड़ा कहाँ पे है? आपके गुजरात में, गुजरात में है खेड़ा ये जगह,
और किसान आंदोलन था ये, ठीक है। गांधी जी के लिए भी ये क्या शुरुआती आंदोलन में से था, यानी प्रथम जो गांधी ये किसान आंदोलन, इसको पूर्णतः किसान आंदोलन इसको बोल सकते हैं। दांडी मार्च है वो आपके 1917 में, 1917 में तो ये चंपारण सत्याग्रह। फिर दांडी मार्च है आपके, दांडी मार्च यानी नमक कानून जिसको बोलते हैं, नमक कानून। एक है असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। अगला सवाल, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1915 में किसने की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम से भी तीन मतलब ऐसी लीग बन चुकी है। एक मतलब एक का जो आंसर है वो इसमें ही है, जो सही आंसर है वो है रास बिहारी बोस, जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई। अब देखिए यदि सवाल इसमें ऑप्शन में एक नाम ये भी आ सकता है, इसमें आ सकता है राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है, ये भी इसमें आ सकता है। और एक है तारक नाथ नाम से है, हमारे स्वतंत्रता से वो क्रांतिकारी, उनका नाम भी यहाँ पे आ सकता है, तारक नाथ। ये तीन जो व्यक्तित्व है, इन तीनों ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अलग अलग समय पे स्थापना करी, और ये विदेशों में जो संस्थाएं चलती थी क्रांतिकारियों की वो संस्था है, ठीक है। तो तीन अलग अलग स्थापना हो रही है अलग अलग तिथियों मतलब अलग अलग ईयर में। तो ऑप्शन के हिसाब से आप कर देना, रास बिहारी बोस आ सकता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह आ सकता है और तारकनाथ आ सकता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से है रास बिहारी बोस, ठीक है। उसके बाद है सेकंड मोहन सिंह जी। मोहन सिंह जी ने मैंने आपको बताया था आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी है उसकी स्थापना करी थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा है, ये दो संस्थाओं की स्थापना कर रहे हैं, एक तो इंडिया हाउस लंदन में इस बार पूछा भी है, और एक है आपके इंडियन होम रूल, इंडिया होम रूल लीग, ठीक है, ये संस्था की स्थापना कर रहे हैं। उसके बाद है मैडम भिखाजी कामा, इन्होंने पेरिस में स्थापना करी, पेरिस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की, ठीक है। तो ये हमने देखा। अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ था, ठीक है। गांधी जो इरविन समझौता है, सबसे पहले तो हम यदि बात करें ये 1931 में हुआ था, 1931 में गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ। ये समझौता मुख्यतः किस लिए हुआ कि गांधी जी ने एक तो ये मांग रखी, जो हमारे राजनीतिक कैदी है जिनको आपने जेल में ठूस रखा है बिना कोई मुकदमे के, बिना कोई उनके उस पर अत्याचार कर रहे हो उन पे, तो उनको रिहा किया जाए। एक तो बात ये मानी गई गांधी जी की, ठीक है। दूसरा ये कि गांधी जो इरविन है वो गांधी जी को जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन है उसमें शामिल, कांग्रेस को शामिल करने के लिए सहमत करवा रहे थे, ठीक है, कि भाई आप यहाँ पे आओ सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। तो ये दो चीजें हो रही थी। तो ऑप्शन में है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, या यहाँ पे ये जो वर्ड है इसमें सहज लिख सकते हैं हम, शायद ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हो गई, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया एक तो गांधी इरविन समझौता कब हो रहा है 1931 में, और सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन है वो स्टार्ट हो रहा है आपके सितंबर में 1931 में, ठीक है। तो 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला है सवाल, तत्वबोधिनी सभा नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, ठीक है। कौन सा है तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना करी थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना, और आपके दयानंद सरस्वती जी का है आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राममोहन राय है, इन्होंने आपके ब्रह्म समाज की स्थापना करी, ठीक है, ब्रह्म समाज। ये जो तत्वबोधिनी सभा है ये राजा राममोहन राय जी की मृत्यु के बाद उनके विचारों को, जो विचार है उनको प्रसारित करने के लिए ये सभा बनाई गई थी, तत्वबोधिनी सभा, जिसकी स्थापना करी थी देवेंद्रनाथ टैगोर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो सवाल है वो मैं ट्राई करूंगा कि अगली जो अपना डे 8 होगा उसमें मैं आपको 10 सवाल करा दूंगा, 5 अभी क्या थोड़ा कुछ टाइम की प्रॉब्लम चल रही है तो मैं अभी यही सवाल करवा पाऊंगा। आज 15 सवाल आज ही हमारे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी,
और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अभी सीईटी के टाइम पे आपके साथियों को भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।